हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। कुछ ही देर में आशीष की गाड़ी रतु के घर के सामने आकर रुक गई। रतु जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। आशीष भी गाड़ी से उतरा और आशीष ने रतु का आवाज देकर उसे रोका। आशीष ने कहा, मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए आया हूं, मुझे चाय कॉफी नहीं पूछोगी? क्या तुम तुम्हारे सीनियर के साथ ऐसा बर्ताव करोगी? रतु ने कहा, नहीं सर, चलिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूं। आशीष रतु के पीछे पीछे रतु के घर में गया। रतु ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। रतु ने आशीष को सोफे पर बैठने के लिए कहा और वह किचन में कॉफी बनाने के लिए चली गई। आशीष ने हॉल में घूमकर पूरे घर का जायजा लिया। फिर वह भी किचन में चला गया। रतु कॉफी बना रही थी। आशीष ने जाकर रतु को पीछे से हक किया। रतु डर गई और रतु के हाथ में पकड़ा बर्तन नीचे गिर गया। आशीष ने रतु को छोड़ दिया और कहा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों गई? मैं ही हूं। रतु ने कहा, मुझे इन सब की आदत नहीं है, इसलिए मैं डर गई। आशीष ने कहा, तो अब से आदत डाल लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहकर उसने रतु को अपने गोद में उठाया और उसे बेडरूम में लेकर गया। रतु ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। आशीष ने कहा, जो करने से तुमने मुझे पार्क में रोका था, मैं वही कर रहा हूं। वह तो पब्लिक प्लेस था, पर यह तो तुम्हारा बेडरूम है ना, हमें किस बात का डर है अब? रतु ने कहा, नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आशीष ने कहा, पर मेरा मन तो कर रहा है तुम्हारे साथ सब करने का, पर मुझे यह भी पता है कि तुम भी चाहती हो, फिर क्यों मुझे रोक रही हो? रतु ने कहा, आपको नहीं लगता यह बहुत जल्दी हो रहा है? हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए सबके लिए। आशीष ने कहा, तुम कितना वक्त कहना चाहती हो? रतु ने कहा, यह मैं नहीं बता सकती मुझे कितना वक्त चाहिए, पर मैं बिना शादी के आपके साथ ये नहीं कर सकती। आशीष ने कहा, तो चलो जाकर शादी करते हैं। रतु ने कहा, पर मैं आपको अच्छे से जानते भी नहीं हो और आपके बारे में ना मुझे कुछ पता है, फिर मैं कैसे आपके साथ शादी करूंगी? आशीष ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हूं? बोलो मुझे, मैं तुम्हें बता देता हूं। रतु ने कहा, नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप में और मुझ में बराबरी नहीं हो सकती। आशीष ने कहा, पर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? रतु ने कहा, आप बहुत अमीर हो और मैं आपकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। अगर आप मेरे साथ शादी करेंगे तो लोग उल्टा आपको ही भला बुरा करेंगे। आशीष ने कहा, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और वो रतु को किस करने लगा। रतु ने कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा तो मुझे फर्क पड़ता है, प्लीज आप मुझसे दूर ही रहे। रतु के बार बार कहने से आशीष को गुस्सा आया और आशीष ने गुस्से में कहा, तो तुम ये बात पार्क में भी कह सकती थी, तुमने क्यों मुझे खुद के करीब आने दिया? तब तो तुम्हें भी मजा आ रहा था, पर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझ दूर रहने के लिए कह रही हो? रतु ने कहा, पार्क में मेरे समझ में नहीं आया कि मैं आपसे क्या कहूं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आप कह रही हो अभी तक हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, इसलिए कह रही हो कि आप मुझसे दूर रहे। मैं आपके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हूं। आशीष ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, अब तुम ही एक काम करो, तुम ही मेरे लिए अच्छी चॉइस ढूंढ कर लाओ। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे लिए लड़की ढूंढना। रतु ने कहा, मैं कैसे आपके लिए लड़की ढूंढ सकती हूं? आशीष ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे लिए अच्छी चॉइस नहीं हो, तो तुम्हें पता होगा मेरे लिए अच्छी चॉइस क्या है, तो अब तुम उसकी हिसाब से मेरे लिए लड़की ढूंढो। अगर तुम लड़की ढूंढने में नाकामयाब रही तो इस बिस्तर पर ही मैं तुम्हारे साथ 2 दिन बाद तुम्हें दिखूंगा। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आशीष के जाने के बाद रतु सोच में पड़ गई। रतु ने कहा, अब मैं 2 दिन में इनके लिए लड़की कहां से ढूंढ कर लाऊं? मुझे तो इनकी पसंद नापसंद भी पता नहीं है, कैसे मैं इनके लिए लड़की ढूंढ? रतु इसी सोच में थी, तभी उसे अपने एक दोस्त के बारे में याद आया जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा कि वह से ही रेडी करेगी। रतु ने उसे कॉल लगाया पर मिलने के लिए कहा। वह दोनों रात को मिलने वाली थी। यहां हॉस्पिटल में खुशी को ढूंढते हुए कोई आया था। खुशी की मां खुशी को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल आ गई थी। हॉस्पिटल के लोगों ने उन्हें खुशी कहां है यह बता दिया। वो सीधे कावेरी के केबिन की तरफ गई। उन्होंने जाकर केबिन का दरवाजा खोलो, उनके सामने खुशी खड़ी थी।
और खुशी ने भी अपने सामने अपने मां को देखकर उसे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। खुशी दौड़कर अपने मां के गले जाकर लगी। खुशी ने कहा, मां, मैंने आपको बहुत मिस किया। शालिनी जी ने कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे लगा था तुम मुझसे मिलने आओगी। खुशी ने कहा, काम बहुत ज्यादा था ना, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। शालिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम डॉक्टर लोगों को कितना काम होता है, इसलिए नहीं तुमसे मिलने आ गई। खुशी अपने मां से मिलने जाना चाहती थी। उसने तो जाने का मन बना ही लिया था, पर वो क्या करती, उसके पास जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं थे, तो कैसे जाती? खुशी ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गई। पापा और छोटी कैसे हैं? शालिनी जी ने कहा, पापा भी अच्छे हैं और छोटी भी अच्छी है। सोच रहे हैं उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराए, पर इतने पैसे ही नहीं हैं जो थे, वह तो तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिए। अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं उसका एडमिशन अच्छे मेरे को स्कूल में करना चाहती हूं जैसे तुम्हारा किया था। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूं। वैसे आपको कितने पैसे चाहिए थे? शालिनी ने कहा, फिलहाल तो मुझे 2 लाख की जरूरत थी, वैसे कॉलेज में 10 लाख भरने हैं। खुशी ने सोचा 2 लाख मतलब उसके 2 महीने की सैलरी। खुशी खुशी रेडी हो गई। उसने जाकर हॉस्पिटल वालों से बात कर ली एडवांस सैलरी के लिए। हॉस्पिटल वाले भी मान गए और उसे 2 लाख एडवांस दे दिए। खुशी ने को 2 लाख लेकर अपने मां को दिए और कहा, फिलहाल तो मेरे पास इतने हैं, अगर मैं और पैसा इकट्ठा कर सकूंगी तो मैं जरूर आपको भेज दूंगी। शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं इससे छोटी का एडमिशन करवा लूंगी और बाकी की फी बाद में दे दूंगी। मैं बाकी की फी भरते वक्त तुम्हें कॉल करूंगी, तब मुझे पैसे भेज देना। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ तो करूंगा। आपको पैसे भेजने के लिए छोटी के एडमिशन अच्छे कॉलेज में होना चाहिए, जैसे मेरा हुआ था। शालिनी ने कहा, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। खुशी ने कहा, आप रुक जाइए, आज कल जाना। शालिनी ने कहा, नहीं, मुझे आज ही जाना होगा, कल तुम्हारे बहन के कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करवानी है। खुशी ने कहा, ठीक है, फिर आप जाइए और अपना ख्याल रखिए। शालिनी फिर से खुशी के गले लगी और उसने खुशी से कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खाना, कितनी पतली हो गई हो। इतना कहकर शालिनी वहां से चली गई। शालिनी के जाने के बाद कावेरी ने कहा, लगता है तुम अपनी मां से बहुत प्यार करती हो। खुशी ने कहा, सबसे ज्यादा प्यार करती हूं मैं अपनी मां से। कावेरी ने कहा, पर तुम्हारे मां को देखकर नहीं लगता कि वो तुमसे उतना ही प्यार करती है। खुशी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बस दिखाती नहीं। कावेरी ने कहा, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे कहने पर रुक जाती, ऐसे जाने की बात नहीं करती। खुशी ने कहा, जाकर छोटी के कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करवानी थी, नहीं तो रुक जाती। कावेरी ने कहा, मैंने तो तुम्हारी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलना तो ठीक है। तुम्हें जो सही लगे हो तुम करो, मेरा काम था तुम्हें बताना और वह मैंने कर दिया। अब तुम्हें मानना ना मानना तुम्हारी बात है। इतना कहकर कावेरी ने अपना कोट उतारा और घर के लिए निकल गई। खुशी ने भी अपना कोट उतारा और वो भी घर के लिए निकल गई। खुशी जब घर आई, दरवाजा अंदर से लॉक था। खुशी को लगा शायद अंदर रतु होगी, इसलिए खुशी ने डोरबेल बजाई। डोर अरुण ने खोला। अरुण को घर के अंदर देखकर खुशी शॉक हो गई। खुशी ने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं और रतु कहां है? अरुण ने कहा, रतु का तो पता नहीं, मुझे दरवाजा खुला दिखाई दिया, इसलिए मैं अंदर आकर बैठ गया, अंदर कोई नहीं था। खुशी घर के अंदर आई। उसने अंदर जाकर देखा तो अंदर सच में कोई नहीं था। खुशी ने रतु को कॉल किया और कहा, तुम कहां हो? आरतू ने कहा, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर आई हूं और यहीं डिनर करने वाली हूं, तुम खाना खा लेना। खुशी ने कहा, ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाना, जाते वक्त ठीक से देख कर जाना दरवाजा लॉक हुआ है या नहीं। रतु ने कहा, मैंने देखा था दरवाजा लॉक था। खुशी ने कहा, पर मैं जब आए तब तो दरवाजा खुला था। आरतू ने कहा, शायद जल्दबाजी में रह गया होगा। खुशी ने कहा, इस बार जाने देती हूं, पर आगे से ध्यान रखना, अंदर कोई भी आकर बैठ सकता है। इतना कहकर उसने अरुण की तरफ देखा। अरुण समझ गया खुशी उसे ही टोमना मार रही है। अरुण खुशी के करीब गया और उसने खुशी को अपने बाहों में ले लिया। अरुण ने खुशी से कहा, चलो हम भी कई बार जाकर डिनर करते हैं।
खुशी ने कहा, मुझे नहीं आना आपके साथ। अरुण ने कहा, नहीं आना तो बनाओ, यही खाना मैं भी खाना खाने वाला हूं, मेरे लिए भी बना लो। खुशी को खाना बनाने का आलस आया था। खुशी ने कहा, चलो हम बाहर डिनर करते हैं, पर बिल में नहीं दूंगी, आपको देना पड़ेगा। अरुण मुस्कुराया और अरुण ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी कहा था बिल देने के लिए, मैं लेकर जा रहा हूं, बाहर तो बिल भी मैं ही दूंगा ना। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूं। अरुण ने कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे बदन से दवाई की खुशबू आ रही है। खुशी ने गुस्से से अरुण की तरफ देखा और कहा, आप छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगी ना। अरुण ने जल्दी से खुशी को छोड़ दिया। खुशी फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में खुशी कपड़े बदलकर फ्रेश होकर बाहर आ गई। बहुत सिंपल कपड़े पहने थे। अरुण ने कहा, क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं? खुशी ने कहा, नहीं, मेरे पास यही कपड़े हैं और मैं यही पहनूंगी, आपको मेरे साथ आना है तो चलिए, नहीं तो आप यहीं रुके। अरुण जल्दी से घर से बाहर निकला और कहा, यह मैं तो कब से रेडी हूं बाहर जाने के लिए। खुशी भी घर से बाहर आ गई और खुशी ने घर का दरवाजा लगा लिया। अरुण ने जाकर गाड़ी शुरू कर दी। खुशी आकर अरुण के गाड़ी में बैठ गई। अरुण ने कहा, तुम्हारी फेवरेट जगह बताओ, हम वहीं जाएंगे। खुशी ने कहा, आपको जहां अच्छा लगेगा वह लेकर चले, मेरी कोई भी फेवरेट जगह नहीं है। अरुण ने कहा, ऐसे कैसे कोई नहीं है, कोई तो होगी, तुम्हारी फेवरेट जगह जहां तुम अपने दोस्तों के साथ जाती होगी। खुशी ने कहा, मैं जब अपने दोस्तों के साथ जाती हूं उनकी फेवरेट जगह पर जाती हूं, इसलिए मेरी कोई फेवरेट जगह नहीं है। अरुण ने कहा, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने फेवरेट जगह पर लेकर जाता हूं। खुशी ने कहा, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरुण ने कहा, जब तुम वहां जावेगी तब तुम्हें पता चलेगा मेरी फेवरेट जगह कौन सी है और शायद और तुम्हें भी पसंद आएगी। खुशी ने कहा, देखते हैं कैसी है आपकी फेवरेट जगह। अरुण बस खुशी को देखकर मुस्कुराया। कुछ ही देर में अरुण ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोकी। रेस्टोरेंट तो बाहर से इतना अच्छा नहीं दिखता था। खुशी ने मन कहा, मुझे तो लगा शायद इनकी जो फेवरेट जगह है वह बहुत बड़ी होगी, पर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है। अरुण गाड़ी से बाहर उतरा और उसने खुशी के लिए भी दरवाजा खोला। खुशी भी कार से नीचे उतरी। अरुण ने गाड़ी लॉक की और खुशी का हाथ पकड़ा। खुशी ने अरुण के हाथ से अपना हाथ झटका। अरुण ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और कहा, लोग देख रहे हैं, ऐसी हरकत मत करो। खुशी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही ऐसी हरकत कर रहे हो और ऊपर से मुझे कह रहे हो। अरुण ने कहा, यह एक कपल पॉइंट है, अगर तुम्हें ऐसी हरकत करोगे तो लोगों को लगेगा मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया हूं। अरुण के ऐसे कहने पर खुशी ने इस बार अपने हाथ को अरुण के हाथ से नहीं छोड़ा। अरुण खुशी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। अंदर का नजारा देखकर तो खुशी के वहां ना होश उड़ गए। अंदर छोटे छोटे बादल बनाए गए थे जो हवा में तैर रहे थे। उन बादलों के ऊपर नीला आकाश था। उस होटल को अंधेरे से ऐसे डेकोरेट किया गया था जैसे कोई आसमान में बैठकर खाना खा रहा हो। वहां की सीट हमेशा रिजर्व रहती थी। अरुण वहां अपने लिए हमेशा सीट रिजर्व रखता था। अरुण अपने रिजर्व की गए सीट की तरफ खुशी को लेकर गया। अरुण ने उस बादल को नीचे उतारा और खुशी को लेकर उस पर चढ़ गया और उसने एक बटन दबाया। वो बादल धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। खुशी को यह सब एक सपने की तरह लग रहा था, जो सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। पहली बार ऐसा कुछ कर थी। पूरे वक्त के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। अरुण को मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लगा। अरुण का यहां आने का मकसद पूरा हो गया। अरुण ने खुशी को अपने बाहों में लिया और उसके कान के पास जाकर कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? खुशी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरुण ने कहा, तो ठीक है, हम हफ्ते में एक बार यहां आया करेंगे। अरुण ने वो बदल वाली सीट एक जगह पर रोक दी जहां से नजारा बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उस सीट के बगल में चांद और तारों की सजावट थी। वो बिल्कुल ऐसे फील कर रही थी जैसे आसमान में हो। अरुण ने खुशी से कहा, अब बैठ जाओ। खुशी नीचे बैठ गई। अरुण ने वहां रखे टैबलेट से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक खाना रहा था तब तक अरुण ने सोचा कि वह खुशी के गोद में सिर रखकर थोड़ा आराम करे। मानसी नीचे बैठी हुई थी। अरुण जाकर लेट गया और उसने अपना सिर खुशी के गोद में रखा। खुशी अपने गोद से अरुण का सर हटाना चाहती थी। तभी अरुण ने कहा, थोड़ी देर रखने दो, मां के बाद पहली बार मैंने तुम्हारे गोद में अपना सिर रखा है।
अरुण की बात सुनकर खुशी ने अरुण को अपनी गोद में सिर रखने दिया। अरुण ने खुशी का एक हाथ पकड़ा और अपने माथे पर रखा और कहा, थोड़ी मालिश कर दो ना, और उसका दूसरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। खुशी अपने छोटे छोटे उंगलियों से अरुण के बालों में मसाज दे राजी थी। अरुण को काफी अच्छा लग रहा था। अरुण ने कहा, तुम्हारी उंगली या तो बहुत सॉफ्ट। इतना कहकर उसने एक अपना हाथ मासी के सर के पीछे लिया और उससे अपने हो ऊपर झुका लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। खुशी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरुण ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो और ज्यादा करना चाहता हूं। खुशी ने, नहीं, आपका बहुत हो गया। वह दोनों से झगड़ रहे थे, तभी एक प्यारी सी धुन बजाकर रोबोट परिया अपने हाथों में खाना लेकर आ गई। अरुण ने उन परियों के हाथ से खाना लिया और नीचे रखा। वह सारी परियां एक लाइन में खड़ी हो गई और एक प्यारा सा म्यूजिक बजाने लगी। खुशी यह सब तो आंखें फाड़कर ही देख रही थी उसे। यह सब किसी स्टोरी बुक के कहानी के जैसा लग रहा था। अरुण ने दोनों के लिए प्लेट लगाई और प्लेट में खाना सर्व कर दिया। परियां तब तक म्यूजिक बजा रहे थे। खुशी ने अरुण से कहा, क्या यह सब सच है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? अरुण ने कहा, यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। अब थोड़ा अपने ख्यालों से बाहर आओ और खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना लगाया है। खुशी ने अपने सामने देखा तो सामने अरुण ने उसके लिए खाना परोस दिया था। खुशी ने अपने प्लेट में से एक निवाला लिया और खाने लगी। अरुण ने भी अपने पेट में से एक निवाला निकाला और उसने वह खुशी की तरफ किया। खुशी बस अरुण को देखती रही। अरुण ने कहा, अपना मुंह खोल लो और इसे खा लो। खुशी ने अपना मुंह खोल लिया। अरुण ने खुशी के मुंह में वो निवाला डाला। खुशी ने वो निवाला खा लिया। अरुण ने फिर से एक निवाला उठाया और वह भी खुशी के मुंह में डाला। खुशी ने वो भी खा लिया। अरुण ने दूसरा निवाला उठाया और वह खुशी के मुंह में लगाने वाला था। तभी मासी ने कहा, अब बस करो, क्या ये सारा खाना आप मुझे खिलाओगे? अरुण ने कहा, नहीं, मैं सारा खाना तुम्हें नहीं खिला रहा, मैं तो बस प्यार से तुम्हें खाना टेस्ट करवा रहा हूं। खुशी ने कहा, तो मैंने खाना टेस्ट कर लिया, अब आप खाइए। अरुण ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। देखते देखते कुछ देर बाद दोनों ने खाना खत्म कर लिया। खाना खत्म होने के बाद अरुण ने अपने जेब से कुछ निकाला। उसने खुशी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिंग खुशी के उंगली में डाल दी। खुशी ने अपने उंगली की तरफ देखा तो उसकी उंगली में डायमंड की रिंग थी। खुशी ने उस रिंग को उतरना चाहा और कहा, यह मुझे नहीं चाहिए। अरुण ने खुशी का हाथ पकड़ लिया और उसे रिंग उतारने से रोक लिया और कहा, तुम क्या कर रही हो? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए लिया है, तुम्हें इस बच्चे की कसम, तू इस रिंग को नहीं उतरेगी। खुशी ने कहा, आपने क्या कहा? अभी बच्चा, आपको कैसे पता मैं प्रेग्नेंट हूं? अरुण ने कहा, उस दिन में जब तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर गया था तब डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे डॉक्टर से पता चली, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर मुझे पहले पता होता तो कल मैं वैसी हरकत करने की कभी नहीं सोचता। खुशी ने कहा, मैं आपको बताकर क्या करती? अगर यह बच्चा आपका है ही नहीं तो आपको बताने में क्या फायदा? अरुण ने कहा, तुम्हें किसने कहा यह बच्चा मेरा नहीं है? यह बच्चा मेरा ही है। खुशी ने हैरानी से अरुण की तरफ देखो। अरुण ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, यह बच्चा मेरा ही है। खुशी ने कहा, इसका मतलब उस रात मेरे साथ आपने मुझसे मेरी मासूमियत छीनी, मेरे साथ जबरदस्ती करी। शायद आपको पता नहीं, वह मेरा पहली बार था और आपने बताया भी नहीं। वह आप थे, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। अरुण ने कहा, मेरी बात तो सुनो, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। खुशी ने कहा, अब आप तो यही कहेंगे आपकी कि कोई भी गलती नहीं थी, जो हुआ वह एक एक्सीडेंट था। मुझे अब आपकी एक भी बात नहीं सुननी और ना आपके बात पर भरोसा करना है। इतना कहकर खुशी वहां से बाहर निकल गई। अरुण विमान से के पीछे पीछे बाहर आ गया, पर खुशी अरुण की एक भी सुनने के मूड में नहीं थी। खुशी वैसे ही चलती रही। अरुण ने जल्दी से गाड़ी निकली। वह खुशी के पीछे गया। वह गाड़ी से उतरा और उसने खुशी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, पर खुशी बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थी। वैसे रास्ते पर चलती रही। रास्ते पर आ जा रहे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अरुण को अब गुस्सा आया। अरुण आकर गाड़ी में बैठ गया। पुराना ने गाड़ी शुरू कर दी और कुछ दूरी पर जाकर रोक दी और वो गाड़ी से उतरा
उसने जाकर खुशी को अपने गोद में उठाया और कार में लाकर बिठाया। खुशी कार से उतरने की कोशिश करने लगी, पर अरुण ने कार का दरवाजा लॉक कर दिया था। अरुण भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अरुण ने गाड़ी शुरू कर दी। खुशी अरुण से कह रही थी, गाड़ी रोको, मुझे उतारना है, मुझे आपके साथ नहीं आना, आप बहुत बुरे हो। अरुण ने कहा, तुम्हें जितनी गाली देना है, जितना मुझसे झगड़ा ना है, घर जाकर झगड़ो। अब चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, रास्ते से आने जाने वाले लोग हमें ही देख रहे हैं। खुशी ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में लोगों ने ही देख रहे थे। खुशी अब चुप चुप गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में अरुण गाड़ी लेकर अर्थू के घर पहुंच गया। खुशी जल्दी से गाड़ी से उतरी और घर की तरफ भाग गई। उसने घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वह अरुण की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अरुण खुशी के पीछे पीछे ऊपर आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से लॉक था। अरुण ने खुशी से कहा, दरवाजा खोलो और मेरी बात एक बार सुन लो। अरुण खुशी के पीछे पीछे ऊपर आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से लॉक था। अरुण ने खुशी से कहा, दरवाजा खोलो और मेरी बात एक बार सुन लो। पर खुशी दरवाजा नहीं खोल रही थी। अरुण कुछ देर बाहर खड़ा रहा। उसे पता था खुशी अपने साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेगी। वह बहुत स्ट्रांग है, उसे अपने बच्चे की फिक्र है। अरुण ऐसे ही आधे घंटे बाहर खड़ा रहा। तभी वहां डॉक्टर रथु आ गई। रथु ने कहा, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? अरुण ने कहा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बाहर लॉक कर दिया है। रथु ने कहा, ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूं, आप अंदर आ जाइए। रथु ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अरुण भी रथु के पीछे अंदर चला गया। उसने हर तरफ देखा, उसे खुशी कहीं नहीं दिखाई दे। फिर अरुण खुशी के कमरे में गया। उसने देखा खुशी बेड पर सो रही है। अरुण ने कहा, देखो कैसे मुझे परेशान करके खुद चैन की नींद सो रही है। मुझे लगा अंदर आकर रो रही होगी, मुझे गालियां दे रहे होंगी, पर यह तो सो गई है। खुशी को रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए खुशी आकर जब बेड पर लेटी उसे तभी नींद आ गई और उसे अरुण का तो ख्याल भी नहीं रहा, वो वैसे ही सो गई। अरुण ने खुशी की तरफ जाकर देखा, खुशी गहरी नींद में जा चुकी थी। अरुण को लगा था शायद खुशी सोने की एक्टिंग कर रही है, पर वह सच में सो गई थी। प्रणव ने प्यार से खुशी के सिर पर हाथ फिराया। प्रणाम बहुत देर तक खुशी को देखता रहा। खुशी नींद में थी, इसी वजह से खुशी को पता भी नहीं चला अरुण कब तक उसे देखता रहा था। अरुण कुछ देर बाद शावर लेने चला गया। कुछ ही देर में अरुण शावर लेकर आ गया। अरुण ने देखा खुशी अभी भी उसी पोजीशन में लेटी हुई है। अरुण खुशी के पास गया। अरुण ने खुशी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और वह भी उसके बाजू में लेट गया। अरुण ने खुशी को अपने बाहों में ले लिया और उसके पेट पर हाथ रखा और कहा, बेबी, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी हुई है यह जानकर कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। अब तुम दोनों ही मेरे जीने का मकसद हो। तुम दोनों कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम दोनों के बिना जी नहीं पाऊंगा। यह कहते कहते अरुण की आंखों में आंसू आ गए थे। अरुण बहुत दिनों बाद रोया था। अरुण में इतने साल तक खुद को इतना स्ट्रांग बनाया था कि वह कभी किसके सामने रोया नहीं था, पर आज उसकी बाप बनने की खुशी ने उसे रुला दिया। अरुण आज फूट फूट कर रोना चाहता था, पर उसने अपने आंखों के आंसू पूछ ले। वह खुशी को जगाना नहीं चाहता था। अरुण ने अपने आंसू पोंछ लिए और वह भी खुशी के पास लेटे लेटे सो गया। अगली सुबह अरुण और खुशी की नींद दरवाजे के आवाज से खुली। प्रणाम और खुशी दोनों जग गए। दोनों ने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 7 बजे थे। खुशी ने कहा, रथु ने कहा, क्या हुआ, इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? रथु ने कहा, अरुण सर से कोई मिलने आया है, प्लीज उन्हें बाहर भेज दो। रथु की बात सुनकर खुशी और अरुण दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरुण जल्दी से बेड से उठा और उसने जाकर दरवाजा खोला। उसने बाहर जाकर देखा तो आदित्य दादी जी को लेकर आया था। अरुण ने दादी जी से कहा, आप यहां क्या कर रही हैं? दादी जी ने कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम 2 दिन से घर नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें देखने यहीं चली आई। तुम मेरे साथ घर चलो। अरुण ने कहा, मैं उस घर में नहीं आना चाहता जहां मेरी रिस्पेक्ट ना हो। दादी जी और अरुण की बात चल रही थी। तभी अंदर से खुशी बाहर आ गई। खुशी को देखकर दादी जी ने कहा, यह तुम्हारी वजह से यहां है, इसे कहो कि हमारे साथ घर चले। अरुण ने दादी जी से कहा,
आप उसे क्यों बीच में ले रही हो? मैं उसकी वजह से यहाँ नहीं हूँ। आपको भी पता है मैं क्यों यहाँ आया हूँ। और अगर आप चाहती हैं मैं उस घर में आऊं तो मान चाचा से कहिए कि वह घर छोड़कर चले जाए, नहीं तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा। दादी जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे दादाजी की वसीयत बताई है, उस घर से कहीं नहीं जा सकता। अरुण ने कहा, तो फिर मैं भी उस घर में कभी नहीं आ सकता। आप यहां से जाइए, मुझे अभी ऑफिस जाना है। दादी जी ने कहा, मुझे खुशी से कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। प्रणाम ने कहा, तो करिए, मैंने आपको कहाँ रोका है उससे बात करने से। दादी जी ने कहा, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, मैं सबके सामने उससे बात नहीं कर सकती। अरुण ने कहा, आपको जो भी बात करनी है या मेरे सामने करें, अकेले में करने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? दादी जी ने कहा, हर बात बताई नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं। उन्होंने खुशी की तरफ देखा और कहा, जरा इसे समझाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। खुशी ने अरुण से कहा, उन्हें करने दो, क्या बात करनी है? इतना कहकर वो कमरे के अंदर चली गई। दादी जी भी उसके पीछे पीछे खुशी के कमरे में गई। अरुण को इस बात का डर लग रहा था कि दादी जी खुशी को कोई उल्टी सीधी बात ना करें। एक तो पहले से ही खुशी उस पर बहुत नाराज है और इसके बाद तो और भी हो जाएगी। करना बस भगवान से प्रे कर रहा था कि दादाजी उससे ऐसा कुछ ना कहें जिससे उन दोनों के रिश्ते में और भी दरार आए। खुशी दादी जी को अंदर लेकर गई। दादी जी ने कमरे का दरवाजा अंदर से लगा लिया। दादी जी ने खुशी से कहा, मैं तुमसे जो कह रही हो तुम अच्छे से सुनो। तुम प्रणाम की बीवी हो और तुम्हें ही उसे समझाना होगा कि वह घर लौट कर आए। उसका फैमिली के साथ रहना ही अच्छा है। खुशी ने कहा, अगर वो नहीं रहना चाहते तो मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। आप प्लीज मुझे ऐसा कोई काम मत बताइए जो मैं कर नहीं सकती। दादी जी ने कहा, नहीं, तुम कर सकती हो। मुझे पता है तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम दोनों को जरूर बना सकती हो। बस एक बार कोशिश कर लो, उसके बाद तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम्हें पुराना को घर आने के लिए रेडी करना है। इस बूढ़ी दादी की तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। खुशी ने कहा, आप मुझसे रिक्वेस्ट मत करिए, मैं उनसे बात कर कर देखूंगी वो क्या चाहते हैं। मैं आपको वादा तो नहीं कर सकती कि मैं उन्हें घर भेज पाऊंगी, पर मैं उनसे बात जरूर करूंगी। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। दादी जी ने कहा, ठीक है, एक बार बात करके तो देख लो और हो सके तो उसे मना ही लेना घर वापस आने के लिए। खुशी ने कहा, मैं कोशिश करके देखूंगी। खुशी के इतने कहने पर दादी जी वहां से बाहर आ गई। दादी जी ने बाहर आकर अरुण से भी कहा, मेरी बात सुनो और घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लग रहा। अरुण ने कहा, मैंने आपसे एक बार कहा, आप क्यों बार बार वही सवाल दोहरा रही हैं? सावित्री जी कहां? मुझे जो तुम्हें कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हें क्या करना है वह तुम देख लो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बीवी को लेकर जाऊंगी, फिर मैं भी देखती हूं तुम कैसे नहीं आते। अरुण ने कहा, आप सरासर मुझे धमकी दे रही हैं, पैसे नहीं कर सकती। दादी जी ने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं जरूर ऐसा करूंगी, तुम बस देखते रहना। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। सावित्री जी के जाने के बाद अरुण खुशी के पास गया। खुशी अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी नहाने जाने के लिए। अरुण खुशी के पास गया। खुशी ने अरुण को अनदेखा किया और वह बाथरूम की तरफ जाने लगी। अरुण ने जल्दी से जाकर खुशी का रास्ता रोका और कहा, मैंने तुम्हें कहा ना गलती मेरे अकेले की नहीं थी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? और मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। खुशी ने अरुण के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अरुण का हाथ झटकर वो बाथरूम के अंदर चली गई। अरुण अब चिड़चिड़ा हो गया था। खुशी उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। अरुण ने खुशी के लिए एक नोट लिखा और वह टेबल पर रखा। आधार से चला गया। अरुण को पता था मां से तो उसके सुनने वाली नहीं है और वहां रहकर खुशी का और मूड खराब कर सकता है, इसलिए उसे वहां से जाना ही ठीक लगा। अरुण वहां से चला गया। अरुण के जाने के कुछ देर बाद खुशी नहाकर बाहर आ गई। खुशी ने आकर देखा बाहर कोई भी नहीं था। खुशी को टेबल पर एक नोट लिखा दिखा, वहां गई। नोट पर अरुण ने लिखा था, तुम तो मेरी बात सुनने वाली नहीं हो और मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका भी देने वाली नहीं हो, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। मैं तुम्हें और तकलीफ मैं नहीं देख सकता।
पर मैं तुमसे दूर रहकर भी अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे दूर जरूर हूं, पर मेरी नजरें तुम पर ही हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े या तुम मेरे पास आना चाहो तो तू बेफिक्र होकर आ सकती हो। मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। खुशी का नोट पढ़कर हो गया। खुशी ने उस नोट के टुकड़े की ओर कहा, मिस्टर अरुण रायजादा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मान जाऊंगी? पर यह बस तुम्हारा सपना है। मैं ना तुम्हारे पास आऊंगी, अपने पास तुम्हें आने दूंगी। इतना का करो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगी। खुशी रेडी होकर रथु के साथ हॉस्पिटल चली गई। रथु हॉस्पिटल पहुंची ही थी तभी उसे उसके मां का कॉल आया। शालिनी ने खुशी से कहा, मैं आज कॉलेज गई थी, कॉलेज वालों ने तुम्हारे बहन के एडमिशन लिए हाँ कहिए हैं और उन्होंने कहा है सारे फ्री पहले ही पे करनी होगी, तभी तो तुम्हारी बहन को एडमिशन मिल पाएगा। खुशी ने कहा, और कितनी फी पे करनी है उन्हें? शालिनी जी ने कहा, 8 लाख। उन्होंने 5 बजे तक का वक्त दिया है, उससे पहले हमें फी जमा करवानी होगी, नहीं तो वह सीट किसी और को दे देंगे। खुशी ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो आपको अभी दे देती। शालिनी ने कहा, देखो ना कहीं से मिलते हैं क्या? नहीं तो तुम्हारी बहन की इतनी मुश्किल से मिली सीट चली जाएंगी। तुम चाहोगी तुम्हारे बहन के एडमिशन अच्छे कॉलेज में ना हो। खुशी ने कहा, पर सच में मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं जानती किसी ऐसे किसी को जो मुझे इतना पैसे दे पाएंगे। शालिनी जी ने कहा, देखो कोई तो होगा तुम्हारे दोस्त या कोई ऐसा जिसे तुम जानती हो, से मांग लेना, बाद में उन्हें लौटा देना। अब ना मत कहना हमने हमारे सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई में लगा दिए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। इतना कहकर शालिनी जी फोन पर रोने लगी। शालिनी जी का रोना देखकर खुशी को बुरा लगा। खुशी ने कहा, आप रो मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूं। शालिनी जी ने कहा, जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 5 बजे से पहले हमें फी जमा करवानी है, नहीं तो ऐसी सीट हाथ से जाएगी। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देखती हूं। इतना कहकर खुशी में कॉल रख दिया। खुशी सोचने लगी, उसे इतने सारे पैसे कौन दे सकता है? वह हॉस्पिटल से तो ले नहीं सकती थी, क्योंकि उसने पहले 2 लाख लिए थे। तभी खुशी को अनंत का ख्याल आया। खुशी ने जल्दी से आनंद को कॉल किया। आनंद ने 2 रिंग बजते ही कॉल रिसीव कर लिया। आनंद ने खुशी से कहा, बहुत दिनों बाद में मेरी याद आई, कैसे कॉल किया? क्या कुछ काम था? खुशी ने कहा, मेरा कुछ काम था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? आनंद ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? खुशी ने कहा, 8 लाख। आनंद ने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी रकम है नहीं है, मैं तुम्हें 1 लाख तक की मदद कर सकता हूं। मैंने अभी यहां घर लिया है, पर तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? खुशी ने कहा, मेरी छोटी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वहां 10 लाख भरने हैं, 2 लाख महीने पहले दिए हैं। आनंद ने कहा, फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। खुशी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी और के पास देखती हूं, अगर मिलेंगे तो। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया। आनंद ने भी कॉल काटकर अपना मोबाइल जेब में रख दिया। उसके पास बैठे लड़की ने कहा, किसका कॉल था? आनंद ने कहा, तुम ही भी बताओ किसका कॉल हो सकता है। उस लड़की ने कहा, मेरे बहन का कॉल था। आनंद ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी पहचान गई। उस लड़की ने कपड़े पहनते हुए कहा, मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूं, वो मुसीबत के वक्त तुम्हें याद करती है, इसका मतलब तुम ये मत समझना कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकते हो। आनंद ने कहा, मुझे अब बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम जो मुझे मिल गई हो। इतना कहकर आनंद ने उसे किस कर दिया। या खुशी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, किससे से मदद लें। तभी उसके सामने डॉक्टर कावेरी आ गई। कावेरी ने खुशी को ऐसे सोचते हुए देखा और कहा, क्या सोच रही हो? खुशी ने कहा, कुछ नहीं। कावेरी ने कहा, तुम बता सकती हो अगर कोई बात हो तो, अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊं तो। खुशी ने कहा, छोटी बहन के एडमिशन की फीस जमा करवानी है, उन लोगों ने 5 बजे तक फीस जमा करने के लिए कहा है, नहीं तो उसका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होगा, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। कावेरी ने कहा, तो प्रॉब्लम कहां है? खुशी ने कहा, 8 लाख जमा करवाने हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कावेरी ने कहा, तुम क्यों पैसे दे रहे हो, उन्हें जमा करने दो, वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें पैसे नहीं देने चाहिए। खुशी ने कहा, मैम प्लीज आप ऐसा मत कहिए,
उन्होंने मेरे पूरे पढ़ाई का खर्च उठाया है और वह मेरी छोटी बहन है। मुझे अपने बड़े होने का फर्ज निभाना होगा और मैं कम आती भी तो हूं। कावेरी ने कहा, मान लिया तुम बड़ी बहन हो और तुम कम आती भी हो, पर 8 लाख को छोटी रकम नहीं है तो कहां से लाएगी इतनी बड़ी रकम? खुशी ने कहा, सोच रही हूं किसी से उधार ले लो, बाद में उसे दे दूंगी। कावेरी ने कहा, पर इतनी बड़ी रकम तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता। तुम एक काम कर सकती हो तो प्राणों से मांग सकती हो, वह तुम्हें दे सकता है, वह तुमसे फिर से मांगेगा भी नहीं। खुशी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती। कावेरी ने कहा, मैंने बस तुम्हें बताया है, लेना या ना लेना यह तुम्हारी मर्जी है। वैसे तुम्हें इसके बारे में एक बार अरुण से तो बात कर लेनी चाहिए। खुशी ने कुछ नहीं कहा। कावेरी ने कहा, चलो हमें कुछ काम है, हमें जो नए पेशेंट आए हैं उन्हें जाकर देखना है। खुशी ने हाँ मैं सर हिलाया कावेरी के साथ और मैं पेशेंट को देखने चली गई। खुशी के दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि वो किससे पैसे उधार ले सकती है। तभी खुशी के दिमाग में आदित्य का ख्याल आया। खुशी ने कावेरी के साथ मिलकर पेशेंट को अच्छे से चेक किया और वहां से बाहर आ गई। उसने बाहर आकर आदित्य को कॉल किया। आदित्य ने कॉल रिसीव किया। आदित्य ने कहा, आपने कैसे मुझे कॉल किया, क्या कुछ काम था? खुशी ने कहा, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, बोलिए कैसी हेल्प चाहिए थी आपको भाभी मुझसे? खुशी कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे दे सकती? मैं अपनी पेमेंट होने के बाद आपको लौटा दूंगी। आदित्य ने कहा, कितने पैसे चाहिए आपको? खुशी ने कहा, मुझे 8 लाख की जरूरत है। आदित्य ने कहा, भाभी यह बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम है आपको नहीं दे सकता, आपको भाई से माननी चाहिए। अगर भाई को पता चला उनके होते हुए भी मैंने आपको इतनी बड़ी रकम दी है तो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। खुशी ने कहा, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लूंगी, पर मैं आपके भाई से नहीं मांगूंगी। खुशी हर किसी को कॉल करते करते दोपहर हो गई, पर पैसा का अभी तक इंतजाम नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता जा रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। अभी तक खुशी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई थी। इस बीच में उसके मां के उसे 10 कॉल आकर गए थे। 4 बजे फिर से खुशी को शालिनी का कॉल आया। शालिनी ने खुशी से कहा, अभी तक पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, बस 1 घंटा बाकी है, हमें जल्द से जल्द उन्हें पैसे देने होंगे। खुशी ने कहा, मां आप बार बार मुझे कॉल मत कीजिए, मैं वहीं कर रही हूं, मैं वक्त पर आपको पैसे भेज दूंगी। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया। खुशी के पास तो वक्त नहीं था और उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचा हुआ था, वह अरुण से जाकर पैसे मांगे। खुशी ने आदित्य को कॉल किया और आदित्य से अरुण के ऑफिस का एड्रेस लिया। आदित्य ने जिस ऑफिस का एड्रेस दिया था वह ऑफिस हॉस्पिटल से आधे घंटे की दूरी पर था। खुशी ने कावेरी से कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूं। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। खुशी ने ऑफिस जाने के लिए टैक्सी पकड़ी थी। वो टैक्सी ड्राइवर से कह रही थी, भैया थोड़ा जल्दी चलाइए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, वर्क पर पहुंचना जरूरी है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैं फुल स्पीड में ही हूं, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो मैं से उड़कर चलाऊं। खुशी चुप हो गई और वैसे ही बैठी रही। कुछ ही देर में खुशी अरुण के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। खुशी जल्दी से ऑफिस के अंदर चली गई। तभी उसे गार्ड ने रोका और कहा, आप कहां जा रही है? खुशी ने कहा, मुझे अरुण सर से कुछ काम है, मुझे जाने दीजिए। गार्ड ने कहा, सर अभी ऑफिस किसी मीटिंग में है, आप उनसे नहीं मिल सकती। खुशी ने कहा, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप उन्हें कहिए कि आपके बीवी आपसे मिलने आई है। खुशी की ऐसी बात पर गार्ड ने खुशी को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा और कहा, शायद आपको पता नहीं है, सर की अभी तक शादी नहीं हुई, आप कैसे कर सकती हैं, आप उनकी बीवी हैं। खुशी ने कहा, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए, उन्हें जाकर कहे कि आपकी वाइफ आपसे मिलने आई है, उसके बाद देखना, और वह मुझसे नहीं मिलना चाहे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। गार्ड ने कहा, ठीक है, मैं उनके असिस्टेंट से बात करता हूं। गार्ड ने असिस्टेंट को कॉल लगाया और कहा, अरुण सर से कोई मिलना चाहता है, उनका कहना है कि वह अरुण सर की वाइफ है। असिस्टेंट ने कहा, तुम्हें भी पता है ना सर, सिंगर है, उनकी कब शादी हो गई और ये वाइफ कहां से आ गई? गार्ड ने कहा, मैंने भी उनसे यही कहा,
उन्होंने कहा, ये बस आप एक बार अरुण सर से कहिए कि उनकी वाइफ आई है, अगर वह नहीं माने तो वह चली जाएगी। असिस्टेंट ने कहा, तुम कह रहे हो तो मैं एक बार सर को बता देता हूं, अगर सर ने डांटा तो मैं तुम्हारा भी नाम बताऊंगा। गार्ड ने कॉल स्पीकर पर ही रखा था। यह सुनकर खुशी ने कहा, अब दोनों को भी डांट नहीं पड़ेगी, आप एक बार बस सर से कहिए। असिस्टेंट ने कहा, ठीक है, मैं सर से बात करता हूं। इतना कहकर उसने कर रख दिया। असिस्टेंट जहां मीटिंग चल रही थी वहां गया। उसने अरुण से इशारे में कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरुण ने कहा, क्या बात है, बोलो। असिस्टेंट ने सबके सामने कहा, आपकी वाइफ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। असिस्टेंट की ये बात सुनकर वहां बैठे सब लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। अरुण को तो यह सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सब लोगों ने अरुण के चेहरे पर स्माइल नोटिस की। खुदा सिस्टर ने भी है नोटिस के। असिस्टेंट तो शॉक हो गया, उसने तो कुछ और ही एक्सेप्ट किया था। अरुण ने असिस्टेंट से कहा, ठीक है, उसे मेरे केबिन में बिठाओ, मैं 5 मिनट में आता हूं। असिस्टेंट वहां से चला गया। उसने जाकर गार्ड को कॉल किया और खुशी को अंदर भेजने के लिए कहा। असिस्टेंट की बात सुनकर गार्ड ने भी खुशी की तरफ हैरानी से देखा। गार्ड ने रेस्पेक्ट से खुशी से कहा, आपको सर ने अंदर बुलाया है। खुशी ने कहा, क्या आप मुझे उनके केबिन तक छोड़ सकते हैं? गार्ड ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। खुशी गार्ड के पीछे पीछे गई। गार्ड ने मासी को अरुण के केबिन के पास छोड़ा। असिस्टेंट पहले से ही वह खड़ा था। असिस्टेंट ने खुशी को देखकर कहा, आइए, अंदर आकर बैठे, सर ने आपको अंदर बैठने के लिए कहा है। वह 5 मिनट में मीटिंग खत्म कर आने वाले हैं, तब तक मैं आपके लिए क्या लाऊं, ठंडा या गर्म? खुशी ने कहा, मुझे बस एक गिलास पानी दे दो। असिस्टेंट जाकर खुशी के लिए जल्दी से एक पानी का ग्लास लेकर आया। असिस्टेंट ने खुशी को पानी दे दिया। खुशी ने ग्लास लिया और पानी पीने लगी। यहां अरुण ने सबसे कहा, आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं, आगे जो भी होगा वह आपको मेरा असिस्टेंट बता देगा। इतना कहकर अरुण वहां से उठा और अपने केबिन की तरफ चला गया। अरुण के जाने के बाद वह कॉन्फ्रेंस में बैठे सारे लोग उठकर वह भी चले गए। यहां अरुण अपने केबिन में आ गया। उसने केबिन में आकर देखा, खुशी सोफे पर बैठी हुई है और असिस्टेंट उसके सामने खड़ा है। अरुण ने असिस्टेंट से कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जाओ। असिस्टेंट नेहा में सिर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। अरुण जाकर अपने चेयर पर बैठा और उसने खुशी से कहा, तुम यहां क्या काम था? तुम्हें मुझसे? खुशी ने कहा, आपको आपके दादी जी की बात माननी चाहिए, आपको घर जाना चाहिए। अरुण ने कहा, क्या तुम यह बात बताने मुझे यहां आई हो? खुशी ने कहा, यही बात पता नहीं आई हूं। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अरुण से कैसे डायरेक्टली पैसे मांगे, इसीलिए उसने उसके दादी जी का बहाना बना लिया। अरुण को लगा था शायद खुशी ने उसे माफ कर दिया है और उसके पास आई है। अरुण ने कहा, तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा मुझे जाना है या नहीं, और तुम्हें दादी जी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। खुशी ने कहा, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आई हूं, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। अरुण ने कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम अपनी कोशिश करना छोड़ दो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। खुशी ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, मैं आपको फिर नहीं कहूंगी। अरुण ने कहा, अब ए बताओ तुम यहां क्यों आए हो, क्या काम था? तुम इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल से आ नहीं आ सकती, जरूर बात कुछ और है। खुशी ने अपनी आंखें बंद की और एक तेज सांस और कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरुण ने कहा, कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? खुशी ने कहा, मुझे 8 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। अरुण ने कहा, मैं कैसे यकीन करूं तुम मुझे लौटा दोगी? खुशी ने कहा, आप मुझसे स्टैम्प पर लिखकर ले सकते हैं। अरुण ने खुशी से कहा, यहां आवो। खुशी अरुण के पास गई। अरुण नरले खुशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने गोद में बिठा दिया। खुशी ने अरुण के गोद से उठने की कोशिश की तो अरुण ने कहा, अगर तुमने उठने की कोशिश की तो तुम भूल जाना कि तुम्हें मुझसे पैसे मिलेंगे। खुशी ने हिलने की कोशिश नहीं की, उसे पैसों की जरूरत थी और वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे अरुण नाराज हो जाए और उसे पैसे देने से मना करे।
सेना ने अपना सिर मासी के कंधे पर रखकर खुशी के कान के पास कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं और वो मुझे वापस भी नहीं चाहिए, पर मेरी एक शर्त है। अरुण की बात पर खुशी ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। खुशी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अरुण ने कहा, सोचकर देखो, मेरे अलावा तुम्हें इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देगा। खुशी कुछ सोच पाती इससे पहले खुशी के मां का फिर से खुशी को कॉल आ गया। खुशी ने कॉल रिसीव किया। मकनसी के मां ने सामने से कहा, तुम क्या कर रही हो? 15 मिनट बचे हैं, अभी तक तूने कोई इंतजाम नहीं किया। खुशी ने कहा, वही करने आई हूं, अब आप कॉल रखें, मैं बाद में कॉल करती हूं। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया। खुशी ने अरुण से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हो, पर मुझे अभी पैसे चाहिए। अरुण ने कहा, तुम्हें अभी पैसे मिल जाएंगे, बस तुम बताओ तुम्हें कैश चाहिए या तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। खुशी ने अरुण के सामने एक अकाउंट नंबर रखा और कहा, इस अकाउंट में जमा करवा देना, इसकी जरूरत है। अरुण ने कॉल कर असिस्टेंट को बुलाया। कुछ ही मिनट में असिस्टेंट अंदर आ गया। उसने देखा कि गोद में वही लड़की है जिसे उसने अंदर छोड़ा था। वह कंफर्म हो गया कि यह अरुण सर की वाइफ ही है। असिस्टेंट को अपने सामने देखकर खुशी ने अरुण के गोद से उठाने की कोशिश की तो अरुण ने उसे कसकर पकड़ रखा। उसने असिस्टेंट से कहा, मेरे वाइफ के अकाउंट में अभी अभी 1 लाख ट्रांसफर कर दो। खुशी ने कहा, मेरे अकाउंट में नहीं, मैंने आपको जाकर नंबर दिया है, उस पर ट्रांसफर करो। अरुण ने कहा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूं तुम्हें, जिससे करना है तुम करो। खुशी ने हाँ में सर हिलाया। अरुण ने कहा, इसे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर पर पैसे भेज देगा। खुशी ने असिस्टेंट को अपना अकाउंट नंबर बता दिया। असिस्टेंट ने कुछ ही सेकंड में खुशी के अकाउंट में 8 लाख रुपए भेज दिए। मासी ने जल्दी से वह पैसे अपने मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अरुण ने इशारे से असिस्टेंट को वहां से जाने के लिए कहा। असिस्टेंट वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाने के बाद अरुण ने खुशी से कहा, क्या तुम्हें जिसे पैसे भेजने से भेज दिए? खुशी ने कहा, हां। खुशी ने जैसे पैसे भेजे अपने मां को मैसेज करके बता दिया कि उसने पैसे भेज दिए हैं। अरुण ने कहा, क्या अब तुम खुश हो? खुशी ने हां में सिर हिलाया। अरुण ने खुशी का चेहरा अपनी तरह किया और उसे किस करने लगा। खुशी ने अरुण को रोका नहीं। उसे पता था अरुण को रोककर भी वह नहीं रुकेगा। कुछ देर बाद अरुण ने खुशी को छोड़ दिया। अरुण ने खुशी से कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरुण ने अपना लैपटॉप ऑन किया। अरुण के लैपटॉप पर उस दिन के पार्टी की वीडियो चलने लगी। कैसे खुशी पार्टी से ऊपर गई और खुद के कमरे में जाने की बजाय अरुण के कमरे में घुस गई। खुशी को लगा यहीं तक वीडियो है। तभी अरुण ने लैपटॉप में कुछ किया और उसके आगे का वीडियो ऑन किया। वो वीडियो खुशी कमरे में इंटर होने के बाद का था। प्रणाम के आने के बाद खुशी कैसी हरकतें कर रही थी खुशी ने देखा। खुशी ने अरुण को वैसे करने पर मजबूर कर दिया था। ये खुशी को समझ में आ गया। खुशी अब आगे का वीडियो नहीं देखना चाहती थी। उसे पता था कि आगे क्या हुआ होगा। खुशी ने कहा, प्लीज आप ये वीडियो बंद कीजिए, मुझे नहीं देखना। अरुण ने कहा, क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। अब यह क्या है? उल्टा मुझे तुम्हें जबरदस्ती के चार्ज लगाना चाहिए। तुम ही मेरे कमरे में घुसी थी और यह सब तुमने ही शुरू किया था। खुशी ने कहा, मुझे मेरी गलती का पता चला है, पर आपको यह वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अरुण ने कहा, शायद तुमने अच्छे से देखा नहीं, मैंने वीडियो बनाया नहीं है। मेरे कमरे के जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उनमें यह रिकॉर्ड हुआ है। मुझे पता था आगे चलकर इसकी कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा हुआ तब मैंने वीडियो संभाल कर रखा था। अगर मैं यह वीडियो नहीं दिखता तो तुमने मान ही लिया था कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। खुशी ने कहा, अब मुझे पता चला है, प्लीज आप यह वीडियो डिलीट कर दीजिए। अरुण ने कहा, तुम मेरे साथ एक बार बैठकर वीडियो पूरा देखोगी, उसके बाद ही उसे डिलीट करूंगा। मुझे यह वीडियो देखने में मजा आएगा, इसमें मेरी वाइफ बहुत हॉट लग रही है। खुशी ने कहा, आपको देखना है तो आप देखिए, मैं नहीं देखना चाहती आपके साथ। अरुण ने कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं देखोगी तो मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। अरुण ने जहां वीडियो रोका था वहां से फिर से शुरू किया। खुशी ने तो आपने आंखें बंद कर ली, बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। आगे क्या हुआ था? जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ने लगा, अरुण की फीलिंग भी बढ़ने लगी।
कुछ देर बाद वो सीन आ गया जहां खुशी और अरुण इंटीमेट हो रहे थे। खुशी के कानों पर दोनों की आवाज आ रही थी। खुशी बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर देख रही थी आखिर क्या हो रहा है। खुशी को थोड़ी देर बाद अपनी कमर के पास किसी हार्ड चीज का एहसास हुआ। वो थोड़ा डर गई और अरुण के गोद से उठने लगी, पर अरुण ने उसे कसकर पकड़कर उसे उसी हार्ड चीज पर बिठा दिया। खुशी को वह चीज अब अपने प्राइवेट पार्ट के पास महसूस होने लगी, जो उसके प्राइवेट पार्ट को सहला रही थी। खुशी भी अब अनकंफर्टेबल होने लगी। ऊपर से उन दोनों की उस वीडियो से आती हुई आवाज खुशी को भी उत्तेजित करने लगी। खुशी अब अरुण के गोद में अजीब सी हरकतें करने लगी। अरुण भी अब ज्यादा खुद को रोक नहीं सका और वो खुशी को किस करने लगा। खुशी भी अरुण को किस करने लगी। अरुण के हाथ धीरे धीरे खुशी के बॉडी पर घूमने लगे। अरुण ने धीरे धीरे खुशी के कपड़े उतरना शुरू कर दिए। खुशी और भी उत्तेजित होने लगी। खुशी ने धीरे धीरे अरुण के शर्ट के बटन निकाले। वह अरुण के बॉडी पर किस करने लगी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह किस करने लगे। अरुण ने लैपटॉप पर चल रही वीडियो को डिलीट कर दिया। अरुण को यह सब करने के लिए वह जगह ठीक नहीं लगी। उसने खुशी को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। अरुण ने खुशी को बाथटब के ऊपर बिठाया। उसने खुशी के सारे कपड़े उतार दिए और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा। उसने अपनी बेबी को कोई भी चोट ना पहुंचे, इसकी पूरी खबरदारी ली थी। कुछ देर बाद अरुण ने खुशी को अपने शरीर से अलग कर लिया। खुशी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। अरुण ने बाथटब में पानी भरा और खुशी को उसमें बिठाया। अरुण भी जाकर बाथटब में बैठ गया। अरुण ने खुशी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और उसे नहलाने लगा। अरुण ने खुशी से कहा, दिन ब दिन तुम तो बहुत हॉट होती जा रही हो। मैंने नहीं एक्सेप्ट किया था कि तुम भी इतना करना। आगे कुछ बोल पाता इससे पहले खुशी ने अरुण के मुंह पर हाथ रखा और कहा, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी फीलिंग्स और किसी ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन कोई नई बात नहीं है। अरुण ने कहा, मैंने कब ऐसा कहा कि यह नई बात है। मैं तो बस अपनी वाइफ से पूरी तरह खुश हूं। मैं तो चाहता हूं मुझे इसका मजा हर रोज मिले। खुशी ने अरुण के सीने पर मारा और कहा, आप भूल जाइए कि आपको हर रोज मिलेगा। थोड़ी अपने बेबी की भी फिक्र किया करो। अरुण ने कहा, अपने बेबी की फिक्र की है, तभी तो सब कुछ इतने धीरे से आराम से किया है। नहीं तो तुम्हें भी पता है मुझे किस तरह सब कुछ चाहिए होता है। हम दोनों में पहली बार नहीं है। अब तक तो तुम मेरी आदतों से वाकिफ हो चुकी होगी। खुशी अरुण के इस बात से शर्मा गई। अरुण ने कहा, अब इतना शर्मा भी मत और जल्दी से नहा लो, हमें कहीं और शिफ्ट होना है। खुशी ने कहा, हम कहीं और नहीं शिफ्ट हो रहे, हम आपके घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अरुण ने कहा, मुझे उस इंसान के साथ पुष्कर में नहीं रहना है, हम दोनों हमारे विला में शिफ्ट हो रहे हैं। खुशी ने कहा, अगर आप उस घर में वापस आएंगे तभी मैं आपके साथ आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। अरुण ने कुछ सोचा और कहा, अब तुमने सोच लिया है कि तुम्हें उसी घर में जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। चलो फिर जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। खुशी ने कहा, आभार, बाहर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूं। अरुण ने अपने कपड़े पहने और वहां से बाहर आ गया। अरुण के जाने के बाद खुशी भी बाथ टब से बाहर आ गई। खुशी ने बाहर आकर अपने कपड़े पहने और वह भी बाथरूम से बाहर चली गई। अरुण केबिन में कुछ फाइल पढ़ रहा था। उसने देखा खुशी बाथरूम से बाहर आ गई है। अरुण ने जल्दी से फाइल्स बंद कर दी। खुशी ने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6 बजे थे। अरुण ने खुशी से कहा, चलो अब घर चलते हैं, काफी वक्त हो चुका है। खुशी ने अपना बैग उठाया और वह अरुण के साथ बाहर चली गई। बाहर असिस्टेंट पहले से ही खड़ा था। असिस्टेंट में पूर्णमासी दोनों के हाथों से बैग लिए और उन्हें जाकर गाड़ी में रखा। खुशी ने देखा ऑफिस में कोई नहीं था। 6:30 बजे थे। ऑफिस के सारे लोग अपने घर चले गए थे। बस कुछ डिपार्टमेंट के मैनेजर ही वहां थे, जिन्हें अरुण से कुछ इंपॉर्टेंट काम था। सबको उन सबको कल बात करने के लिए कहा और वो खुशी को लेकर वहां से बाहर निकल गया। अरुण और खुशी दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद खुशी ने अरुण से कहा, उन लोगों को शायद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं आना चाहिए था। अरुण कहा, पर ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया है, अब जो भी काम होगा वह कल होगा। इतना तो उन्हें भी समझना चाहिए। तुम मेरे ऑफिस के काम में मत पड़ो।
तुम अपना काम देख लो। वो हॉस्पिटल है, वहां 24 घंटे सर्विस देनी पड़ती है। अगर मैं भी यहां यही करता रहा तो तुम्हें तुम्हारे पति का मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा। खुशी ने कहा, यह हो सकता है, आपका भरोसा नहीं। अगर आप एक बार काम में बिजी हो जाएंगे तो खुद आपको ही नहीं पता चलेगा आप कितने घंटे काम कर रहे हो। अरुण ने कहा, लगता है तुम मुझे अच्छे से समझ में लगे हो, यह हमारे रिश्ते के लिए अच्छी बात है। खुशी ने कहा, मैं पहले से आपको समझती हूं पर आप ही मुझे नहीं समझ पाते। अरुण ने कहा, मैं भी तुम्हें समझने की कोशिश जरूर करूंगा, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हें समझने के लिए। आप मुझे समझे या ना समझे, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे समझने वाला कुछ ही दिनों में आ जाएगा, वह समझेगा मुझे। अरुण ने कहा, मैं उसे भी अपने जैसे बना लूंगा, फिर वो कैसे समझेगा तुम्हें। खुशी ने कहा, मैं अभी से उस पर अपनी छाप छोड़ूंगी, उसे मैं पूरी तरह अपना बना लूंगी, फिर मैं भी देखती हूं वो कैसे मेरी नहीं बात नहीं सुनता। अरुण ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बना लो उसे अपने जैसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुमने जो ये अनमोल तोहफा दिया है उतना ही काफी है। खुशी ने कहा, आप इतने खुश हैं बच्चे से। अरुण ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरुण ने चलते चलते गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास खड़ी कर दी। खुशी ने कहा, हम यहां क्यों रुके हैं? अरुण ने कहा, मुझे भूख लगी है और डिनर का भी वक्त हो गया है, हम यही डिनर कर कर घर जाते हैं। खुशी ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, यही सही होगा। अरुण ने गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने पार्क की और दोनों गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। दोनों ने अपने अपने पसंद का खाना ऑर्डर किया। दोनों आज बहुत खुश थे। उन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए थे। खाना खाकर वह दोनों घर की ओर चले गए। अब रात के करीब 9 बजे थे। अभी भी सब लोग जगे हुए थे। अरुण ने खुशी का हाथ पकड़कर घर के अंदर एंट्री की। सब लोग लिविंग एरिया में ही बैठे हुए थे। उन्होंने उन दोनों को आते हुए देख लिया। अरुण खुशी का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। तभी उसे प्रताप ने रोका और कहा, रुको, तुम इसे लेकर कहां जा रहे हो, यह तो बताओ। अरुण ने कहा, मैं इसे लेकर अपने कमरे में जा रहे हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रताप ने उसे भूल कर कहा, तुम ऐसे कैसे उसे अपने कमरे में लेकर जा सकते हो? क्या तुम्हें किसी लड़की की इज्जत की फिक्र नहीं है? अरुण ने कहा, मैं क्यों नहीं लेकर जा सकता, और रही इज्जत की फिक्र की बात तो यह मेरी बीवी है और मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं रहेगी तो किसके कमरे में रहेगी? अरुण के मुंह से मेरी बीवी सुनकर वहां खड़े सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस सब हैरान हो गए। उन्हें नहीं पता था अरुण ने इतना बड़ा धक्का दे सकता है। प्रताप ने कहा, तुम्हारी बीवी पर तुम्हारी शादी कब हुई? वह तुम्हारी बीवी बनने के लिए? कहीं तूने मेरी बराबरी करने के लिए तो ऐसी शादी नहीं की? मैंने शादी की, इसीलिए तुम भी अपने लिए कौन सी भी लड़की उठाकर लेकर आए? वैसे भी तुम्हें आदत है जो मैं करूं वह करने की। कितने पैसे देकर इसे खरीद कर लाया है तू? अरुण ने कहा, भाई आपका ज्यादा हो रहा है, और रही मेरी शादी की बात तो वो आपसे पहले ही हो गई थी। यकीन ना हो तो दादी से पूछकर हमारी मैरिज सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं, उस पर आपको डेट मिल जाएगी। मान ने कहा, तुमने शादी की और हमें क्यों नहीं बताया? अरुण ने कहा, मुझे आपको बताना जरूरी नहीं लगा इसलिए नहीं बताया, और जिन्हें पता होना चाहिए उन्हें पहले से ही पता है। इतना कहकर उसने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऊपर चला गया। अरुण और खुशी के जाने के बाद सब लोग आपस में खूसूर पुसूर करने लगे। तभी दादी जी ने कहा, चुप हो जाओ सर, उसमें 2 महीने पहले ही शादी की है और मैंने कहने पर ही उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले अपनी गलतियां भी देख लीजिए। दादी के इस बात में सबको चुप कर दिया। सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी घर की डोरबेल बजी। सब लोग वहीं रुक गए। एक मैड ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर जो इंसान था उसे देखकर तो सब लोग शॉक हो गए। दरवाजे पर दादाजी खड़े थे, अरुण के दादाजी के छोटे भाई। वो कभी या नहीं आते थे, पर वह इतनी रात को यहां आए थे, इसका मतलब जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम था। वह दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तब उनके पीछे से स्वरा आगे आई। स्वरा के हाथ में बैग था। दादाजी ने कांपते आवाज में कहा, किसकी हिम्मत हुई इस घर के बच्चे को बाहर निकालने की? समर ने कहा, इसे अरुण ने बाहर निकाला है। आप हम सब लोगों को क्यों डांट रहे हैं? डांटना है तो उसे डांटे। दादी जी ने कहा,
मैं उसे डांट दूंगा जरूर, पर पहले आप सब लोग मुझे यह बताओ, इसके पेट में जो बच्चा है वह है किसका? किसी ने कुछ नहीं कहा। तब स्वरा ने कहा, यह बच्चा प्रताप का है। प्रताप ने कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। तुम किसी और के बच्चे को क्यों मेरा कह रही हो? स्वरा ने कहा, आप क्यों अपने बच्चे से भागना चाहते हो? आपको भी पता ही है आपका बच्चा है, अपने खुद कहां है मेरा बच्चा है। प्रताप ने कहा, जब मैंने कहा था तब तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें हौसला देने के लिए, क्योंकि तुम इस बच्चे से बहुत प्यार करती थी और इसे खोने से डर रही थी। स्वरा प्रताप के पास आई और उसने प्रताप का हाथ पकड़ा और कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? यह आपका ही बच्चा है ना? प्रताप ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही सच है। यह मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है। अब यह तुम्हें पता, यह बच्चा किसका है? स्वरा ने रोते हुए कहा, पर तुम ही मेरे साथ सोए थे, फिर तुम कैसे कह सकते हो यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? प्रताप ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सोया जरूर था, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं यह बच्चा मेरा नहीं है। तुम चाहो तो इसका डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हो। दादाजी ने कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर भी यह बच्चा इसी घर का है, इसलिए सबके साथ इसका डीएनए टेस्ट होगा। जिसके साथ भी मैच होगा वही उसका पता होगा। सब लोगों ने कहा, हमें मंजूर है। दादाजी ने जल्दी से हॉस्पिटल से लोगों को डीएनए सैंपल लेने के लिए बुला लिया। उन लोगों ने सबके डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिए। अब बारी थी अरुण के डीएनए सैंपल लेने की। अरुण को तो जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दादाजी एक आदमी को लेकर अरुण के पास आ गए। अरुण ने अभी अभी शावर लिया था और अपने बाल सुखा रहा था। खुशी शावर लेने के लिए चली गई थी। दादाजी ने अरुण का दरवाजा नॉक कर लिया। अरुण ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा सामने दादाजी है, जो कभी नहीं यहां आते थे, पर आज कैसे आए? उसने दादाजी से कहा, आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या कुछ काम था? दादाजी ने कहा, एक जरूरी काम था, इसलिए मैं आया है। हमें स्वरा के बच्चे के बाप को ढूंढना है, इसलिए मैंने सबके डीएनए सैंपल लिए हैं। मुझे तुम्हारे भी डीएनए सैंपल चाहिए। अरुण ने कहा, पर मेरे और स्वरा के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था, मैं अपना डीएनए सैंपल क्यों दूं? दादाजी ने कहा, मैंने सबके लिए है, मुझे तुम्हारे भी चाहिए। मुझे नहीं सुनना कि तुम्हारा कोई संबंध था या नहीं था, बस अपना डीएनए सैंपल दे दो। वह तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो तुम क्यों डर रहे हो? अरुण ने कहा, मैं नहीं डर रहा, आपको मेरा डीएनए सैंपल चाहिए तो ले लो। अरुण ने उस आदमी को अपना डीएनए सैंपल लेने दिया। वह आदमी सैंपल लेकर वहां से चला गया। दादाजी विवाह से चले गए। दोनों के जाने के बाद खुशी बाहर आ गई। खुशी ने बस एक बाथरोब पहना था। खुशी ने कहा, कौन आया था? मुझे अंदर आवाज सुनाई दे रही थी। अरुण ने कहा, वो मेरे दादाजी के भाई आए थे, उनकी आवाज सुनी होगी तुमने। वैसे तुम आज बहुत हॉट लग रही हो इस बाथरोब में। खुशी ने अरुण से कहा, मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं? अरुण ने अलमारी अपनी एक शर्ट निकाल कर दी और उसे कहा, इसे पहन लो, कल तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। खुशी ने शर्ट अपने हाथों में ली और कहा, आपको किस एंगल से लग रहा है कि यह शर्ट मुझे आएगी? अरुण ने कहा, रात की तो बात है, कल तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे, तब तक पहन लो। अब काफी देर हो गई है, नहीं तो अभी तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाता। सब सो गए होंगे और मैं किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पहन लेती हूं, पर मुझे कल कपड़े चाहिए, नहीं तो मैं कमरे से बाहर नहीं आ पाऊंगी। अरुण ने कहा, कल तक तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, अब जाओ, इसे पहन कर आओ और सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। खुशी चेंज करने के लिए गई। खुशी ने अरुण की शर्ट पहन ली, वो उसके घुटनों तक आ रही थी। खुशी उस शर्ट में बाहर आ गई। अरुण ने देखा, खुशी आपने शर्ट में देखा, खुशी बहुत हॉट लग रही थी। अरुण ने खुशी से कहा, अब आओ और आकर सो जाओ। खुशी जाकर अरुण के बेड के एक तरफ लेट गई। अरुण खुशी की तरह किसका, और उसने खुशी को अपने बाहों में लिया और वह भी सो गया। दादाजी सब लोगों के डीएनए सैंपल लेकर लिविंग रूम में आ गए। दादाजी ने सबसे कहा, जब तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक स्वरा यही रहेगी। दादी जी ने कहा, अगर यह बच्चा इसी घर का है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां रहने से, और किसी और को भी होनी नहीं चाहिए। दादी जी के इस बात पर सबने हां में सिर हिलाया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए।
दादाजी ने सावित्री जी से कहा, जब तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आते तब तक इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना कहकर वह भी वहां से चले गए। दादी जी ने स्वरा को वो पहले जिस कमरे में रुकी थी उसी कमरे में जाने के लिए कहा। एक मैड ने स्वरा का सामान उस कमरे में पहुंचा दिया। स्वरा फिर से उस कमरे में गई। इस बार स्वरा चुप थी। स्वरा को बस अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए था और सिर छुपाने के लिए जगह इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। स्वरा को जब प्रणव ने घर से निकाला था तो स्वरा अपनी मां के पास गई थी। स्वरा के मां ने पहली न्यूज देखी थी, इसीलिए उन्होंने उसे घर में लेने से मना कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। वो और 2-3 लड़कियों के पास गई, पर न्यूज की वजह से उसे किसी ने भी सहारा ना ही दिया। उसने रात को होटल में काटने का डिसाइड किया और उसने अपने लिए रूम बुक कर लिया। स्वरा अपना बैग लेकर होटल चली गई। होटल पर जो लड़की थी उसने उसे ना ही पहचाना और कार्ड दे दिया। स्वरा कार्ड लेकर कमरे में चली गई, पर उसकी किस्मत कहां अच्छी थी। अगली सुबह पूरे होटल में पता चल गया कि स्वरा वहां रुकी हुई है। सारे मीडिया वालों ने उस होटल में भीड़ इकट्ठा कर ली। स्वरा को वह होटल छोड़ना पड़ा। स्वरा अपना मुंह छुपाकर यहां से वहां जाने लगी। तभी उसे दादाजी का ख्याल आया। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। आज स्वरा को सच में उनके सहारे की जरूरत थी। वह जल्दी से उनके पास गई। स्वरा ने जाकर सारी हकीकत दादाजी को बता दी। दादाजी ने कहा था कि मैं कुछ करता हूं और उसे लेकर वो रायजादा मेंशन आ गए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए। यहां स्वरा आगे क्या होगा इसके बारे में सोच सोच कर रोने लगी थी। उसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। वह अपने बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकती। उसे अब इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी वह अपने बच्चे को सही से परवरिश कर पाएगी। उसका करियर तो अब खत्म हो गया था। उस न्यूज के बाद स्वरा ने अपने बैग से कपड़े निकाले और अपने कपड़े चेंज कर लिए। स्वरा ने बाकी कपड़े अलमारी में लगा दिए और वह बेड पर जाकर सो गई। उसे 2 दिन से अच्छी नींद नहीं मिली थी। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वह कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते ही उसे कुछ ही देर में ऊ से अच्छी नींद आ गई। कुछ ही देर में वह गहरी रे नींद में सो गई। अगली सुबह अरुण 7 बजे उठ गया। अरुण ने देखा खुशी अभी भी सोई हुई है। अरुण अपने बेड से उठा और बालकनी में गया। अरुण ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे खुशी की जरूरत का सारा सामान और कपड़े लाने के लिए कहा। अरुण फिर से आकर बेड पर बैठा। उसने देखा खुशी अभी तक सो रही है। अरुण ने खुशी के सिर पर किस किया। किस करने की वजह से खुशी की भी नींद खुल गई। खुशी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसके सिर के ऊपर अरुण बैठा हुआ है। खुशी भी उठकर बैठ गई। उसने अरुण से कहा, आप उठ गए? अरुण ने कहा, हां मैं उठ गया हूं। खुशी ने कहा, मेरे कपड़े आ गए? अरुण ने कहा, नहीं अभी तक नहीं आए, मैं अभी मंगाता हूं। खुशी ने कहा, मैं क्या पहनूंगी, मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना है। मैं ऐसे हॉस्पिटल तो नहीं जा सकती। अब जल्दी से मेरे कपड़े लाने के लिए कहो, नहीं तो मैं आथू को कॉल कर कर उसे लाने के लिए कहूंगी। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कॉल कर कर तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा सारा सामान लाने के लिए भेजता हूं। खुशी ने कहा, जब तक सामान नहीं आता तब तक मैं क्या पहनूंगी? अरुण ने कहा, तब तक तुम मेरी ईयर शर्ट पहन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा तुम शर्ट में बहुत हॉट दिख रही हो। खुशी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी शर्ट। अरुण ने कहा, तो फिर उतार कर दे दो, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम पहन कर रखो। खुशी ने अपने दोनों हाथों से शर्ट पकड़ लिया और कहा, मेरे कपड़े आते ही मैं आपकी शर्ट आपको दे दूंगी। अरुण खुशी की तरफ झुका और उसने शर्ट को हाथ लगाया और कहा, मुझे अपनी शर्ट अभी चाहिए। खुशी जल्दी से बेड से उठी और अरुण से थोड़ा दूर जाकर कहने लगी, मैंने आपको कहा है ना, मेरे कपड़े आने के बाद मैं दे दूंगी। अरुण भी बेड से उठा और वो खुशी के और करीब आ गया। उसने खुशी को दीवार से लगा लिया। अरुण ने खुशी से कहा, अब कहां भागकर जाओगी, मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है। खुशी चुपचाप ऐसे ही दीवार से टिक कर खड़ी रही। अरुण ने अपना एक हाथ खुशी के शर्ट के अंदर डाल दिया। अरुण ने अपना हाथ लेकर खुशी के पेट पर रखा और कहा, देखो तुम्हारी मम्मी मुझे कितना परेशान कर रही है, बाहर आकर तुम इसे परेशान करना, मेरा बदला तुम इससे ले लेना। खुशी ने अरुण का हाथ अपने पेट पर से हटाया और कहा, आप तो कुछ भी सिखा रहे हो उसे। अरुण ने कहा, मैं गलत थोड़ी ना सिखा रहा हूं, तुम कितना परेशान करती हो मुझे।
खुशी ने कहा, मैं आपको परेशान करती हूं तो आप भी तो मुझे परेशान करते हो। कभी मुझे परेशान करने का मौका भी छोड़ते हो। अभी भी देखो मुझे परेशान कर रहे हो। अरुण ने कहा, इसे परेशान करना कहते हैं। मैं तो तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की नोक झोंक चल रही थी। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। दरवाजे का आवाज सुनकर खुशी जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। वह किसी के सामने अरुण के शर्ट में नहीं आना चाहती। अरुण ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर उसका असिस्टेंट कुछ लोग और सामान के साथ खड़ा था। अरुण ने असिस्टेंट को अंदर आने के लिए कहा। ओ लोग अंदर आ गए और उन्होंने अंदर आकर सामान रख दिया। अरुण ने खुशी के लिए सारा नया सामान मंगवा लिया था। उसने खुशी की अलमारी में देखा था, उसके अलमारी में बस गिने चुने कपड़े थे। ओसीडी धीमा सीखो शॉपिंग करवाना चाहता था, पर खुशी उससे गुस्सा थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने सामान रख दिया। अरुण ने उन लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और एक मेड को अंदर भेजने के लिए कहा। उन लोगों के जाने के बाद अरुण ने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया और खुशी से कहा, वह लोग चले गए हैं, तुम बाहर आओ, तुम्हारे कपड़े आ गए हैं। खुशी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने बहुत सारे बैग थे। खुशी ने कहा, मेरा तो इतना सारा सामान नहीं था। अरुण ने कहा, यह तुम्हारा ही सामान है, मैं तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैंने एक मेरे को बुलाया है, वह तुम्हारा यह सामान सेट करने में तुम्हारी मदद कर देगी। तब तक तुम्हें इसमें से जो कपड़े पहने हो तुम पहन लो। खुशी ने उसमें से एक बैग उठाया और उसमें से सबसे सिंपल कपड़े बाहर निकाले और उन्हें लेकर वो अंदर चली गई। खुशी ने जाकर शावर ले लिया और अपने कपड़े बदल लिए। उसने अरुण टी शर्ट उतारकर हैंगर पर डाल दी। खुशी ने शावर लेकर कपड़े पहन ले। उसने अरुण को उसके शर्ट लौटाने के लिए हैंगर से निकाली, पर निकलते वक्त वह अटक गई और थोड़ी फट गई। खुशी अब डर गई। खुशी ने शर्ट को देखा तो शर्ट काफी फट गई थी। खुशी ने शर्ट को अपने हाथ में ले लिया और वह बाहर आ गई। अरुण बाहर ही था। अरुण ने खुशी को देखा और कहा, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। खुशी ने अरुण को शर्ट दिखाते हुए कहा, मुझसे आपकी शर्ट फट गई, मैं आपको दूसरी शर्ट लाकर दूंगी, नहीं तो इस शर्ट के लिए मैं पे कर दूंगी, आप प्लीज गुस्सा मत होना। अरुण ने झूठ मूठ का गुस्सा लाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है यह शर्ट है कितने की जो तुम इस शर्ट के लिए मुझ पे करोगी। खुशी ने कहा, बता दीजिए कितने की है, मैं आपको जरूर पे कर दूंगी। अरुण ने कहा, यह शर्ट 25,000 की है, अगर तुम पे करना चाहती हो तो अभी पे करो। खुशी ने कहा, इतनी महंगी शर्ट भी कोई पहनता है, ऐसा क्या है इसमें से 25,000 की है। अरुण ने कहा, डिजाइनर शर्ट है इसीलिए ये इतनी महंगी है, यह एक ही पीस है, इसीलिए तुम ऐसे खरीद नहीं सकती। ऐसी शर्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, अगर तुम इसके लिए पे करना चाहती हो तो तुम अभी करो। खुशी ने कहा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में पे कर दूंगी। मां से कोपचे सजा देना इतनी भी बड़ी रकम नहीं थी, पर उसके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं थे। यहां तक कि उसे तो आज हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और ना वो किसी से मांग सकती थी क्योंकि उसे पहले ही इतने सारे पैसे चुकाने थे। खुशी ने कहा, मेरे पास जब आएंगे तब मैं आपको दूंगी, अभी तो मेरे पास नहीं है। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें शर्ट के लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे शर्ट को ढूंढने की। खुशी ने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस शर्ट के फटने से? अरुण ने कहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतने पैसे तो मैं कुछ सेकंड में ही कमा लेता हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा एक शर्ट फटने से। उन दोनों की बातें चल रही थी, तभी फिर से डोर पर किसी ने ना किया। खुशी ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेड खड़ी थी। खुशी ने मैडम से कहा, क्या काम है आपको? तभी अरुण ने कहा, मैंने इसे बुलाया है, तुम इसे बता दो, तुम्हें कैसे सामान अरेंज करना है, ये तुम्हारा सामान अरेंज कर देगी, तब तक मैं शावर लेने जाता हूं। खुशी ने कहा, ठीक है, आप जाकर शावर ले लीजिए, तब तक मैं इसके साथ मिलकर सामान अरेंज करती हूं। अरुण अपने कपड़े उठाकर शावर लेने चला गया। खुशी ने मेड को अंदर बुलाया और उससे एक अलमारी खोलकर डी और उस सामान को कैसे लगाना है और कहां क्या रखना है यह बता दिया। मैड अपना काम करने लगी, खुशी भी देख रही थी। मैड ने कहा, क्या रखा है जिससे उसे आसानी हो मिलने में? आधे घंटे में मैंने सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया और खुशी से कहा,
मैंने सारा सामान लगा दिया है, अगर कुछ काम ना हो तो क्या मैं जान सकती हूं जाकर मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पर भी लगाना है? खुशी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैड वहां से चली गई। कुछ देर बाद अरुण शावर लेकर कपड़े पहनकर बाहर आ गया। खुशी में अरुण को देखा तो अरुण बहुत हैंडसम लग रहा था। अरुण ने 3 पीस सूट पहना था। अरुण ऑफिस के लिए पूरी तरह रेडी हो गया था। अरुण ने खुशी से कहा, क्या देख रही हो, अच्छा लग रहा हूं? खुशी ने हाँ में सिर हिलाया। अरुण खुशी के पास आया और उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। खुशी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। अरुण ने कहा, कोई नहीं आएगा। और फिर से मासी को किस करने लगा। तभी वहां आदित्य की एंट्री हुई। आदित्य ने जल्दबाजी में डोर नॉक किया। उसने सामने देखा ही नहीं। जब उसने आपने नजरें उठाकर सामने देखा तो दोनों किस कर रहे थे। आदित्य उन दोनों को देखते ही रहा। फिर उसने कहा, सॉरी, लगता है मैं गलत जगह आ गया और गलत वक्त पर आ गए। इतना कहकर आदित्य पीछे मुड़ गया। आदित्य के ऐसे कहने से खुशी ने अरुण को खुद से अलग कर लिया। खुशी ने अरुण से कहा, मैंने आपको कहा था ना, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा तो देख लो, अब आ गए ना। अरुण ने धीरे से खुशी के कान के पास कहा, अगर तुम कहो तो मैं इसे भगा देता हूं, हम कंटिन्यू रखेंगे। खुशी ने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? अब दिन प्रतिदिन बेशर्म होते जा रहे हो। दरवाजे पर कोई खड़ा है और आपको रोमांस करने की सोच रही है। जाइए, जाकर देखिए क्या काम है। अरुण ने खुशी से कहा, जाने का मन नहीं कर रहा, हम आज घर पर ही रुक जाते हैं ना। खुशी ने कहा, अगर आपको घर पर रुकना है तो आप रुक जाइए, मुझे काम है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूं। दोनों की बात है अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए आदित्य ने कहा, भाई क्या आपका हो गया? अगर हो गया हो तो चलो, सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपने नई दुल्हन से भी मिलना है। अरुण पीछे पलटा और कहा, नई दुल्हन से? आदित्य ने कहा, नई दुल्हन से उन्हें भाभी से मिलना है। भले आपने 2 महीने पहले शादी की होगी, पर उनके लिए तो यह नई दुल्हन है। उन्हें तो कल ही पता चला है आपकी शादी हुई है, इसलिए सब लोग इससे मिलना चाहते हैं। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं इसे लेकर आता हूं। आदित्य ने कहा, नहीं, आप आगे चलिए, मैं भाभी को लेकर आता हूं, वैसे भी मुझे भाभी से कुछ काम है। अरुण ने कहा, यह मेरी बात सुनेगी, मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर आऊंगा और तुम्हें जो काम है तुम बाद में देख लेना। अब जाओ और जाकर बता दो सबको कि मैं उसे लेकर आ रहा हूं। आदित्य ने कहा, ठीक है, अब तो मेरी बात मानने से रहे, मैं ही शाना बनता हूं और आगे जाता हूं। आप आइए, आपको कब आना है, बस सबका ब्रेकफास्ट होने से पहले आ जाना, नहीं तो आप यहीं लगे रहेंगे। अरुण ने कहा, अब तुम जाते हो या मैं तुम्हें धक्के मारकर कमरे से निकालूं? आदित्य ने कहा, जा ही रहा हूं मैं, कौन से आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनकर यहां रुकने वाला हूं। बस आप दोनों जल्दी नीचे आना, जो वो और जो भी बचा है, और रात को कर लेना। इतना कहकर वह उसे मार पड़े उससे पहले ही वहां से भाग गया। अरुण ने कहा, यह तो अब बिल्कुल भी मुझसे डरता नहीं है, जो मन में आता है कहता है, इसे सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। खुशी ने कहा, उसे क्या सबक सिखाने की बात कर रही है? आपको ही सबक सिखाना पड़ेगा, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरुण ने कहा, तुम मुझे सबक सिखाओगी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो अब। खुशी ने कहा, अगर आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो मैं जरूर बोलूंगी। प्रणव ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, पर अब चलो नीचे, सब हमारे वेट कर रहे हैं। खुशी ने कहा, मैंने कहा, आपको रोका है, मैं तो कब से जाने के लिए रेडी हो, पर आपने ही मुझे रोक कर रखा है और ऊपर से मुझे कह रहे हो। अरुण ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे लेकर गया। डाइनिंग एरिया में सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। अरुण और खुशी भी वहां आ गए। सब लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसी वह दोनों आए, दादी जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। अरुण और खुशी चेयर पर जाकर बैठ गए। सब लोगों ने खुशी को गिफ्ट दिए। खुशी ने पैर छूकर सब लोगों का आशीर्वाद लिया। अरुण ब्रेकफास्ट करके मीटिंग के लिए निकल गया। उसकी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। खुशी ने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया और वह भी बस स्टॉप पर हॉस्पिटल जाने के लिए गई। जब वह बस स्टॉप पर गई, तब उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं है बस से जाने के लिए।
आज जो लोगों ने उसे गिफ्ट दिए थे उसमें किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए थे। सब लोगों ने उसे ज्वेलरी दी थी। खुशी ने घड़ी में वक्त देखा। घड़ी में अभी 8:30 थे। वहां से हॉस्पिटल 3 किलोमीटर की दूरी पर था। खुशी ने पैदल जाना तय कर दिया। खुशी में अपने कानों में हेडफोन डाले और मोबाइल में गाने शुरू कर दिया। वह गाने सुनते सुनते रास्ते से जा रही थी। खुशी आधे घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर रथु खुशी का इंतजार कर रही थी। उसे खुशी से बात करनी थी। जैसे खुशी हॉस्पिटल के अंदर गई, आर्थू ने उसे पकड़ लिया। आर्थू ने खुशी से कहा, कल रात तुम कहां थी? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, पर तूने मेरे कॉल उठाया नहीं। खुशी ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें बहुत सारे मिस कॉल थी। मां से देखा तो उसका मोबाइल साइलेंट मोड पर है, इसलिए उसे किसी के कॉल का एहसास नहीं हुआ। खुशी ने कहा, सॉरी, मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पर था, इसलिए मुझे पता नहीं चला तुमने कॉल किया। आर्थू ने कहा, वह सब जाने दो, तुम मुझे बताओ, तुम कल रात कहां थी? खुशी ने रथु से कुछ नहीं छुपा और रथु से कहा, मैं अरुण सर के साथ थी और मैं उनके घर में रहने वाली हूं। रथु ने कहा, यह तो अच्छी बात है, हम तुम दोनों एक हो गए। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। खुशी ने कहा, तुम भी अपने लिए कोई ढूंढ लो, कब तक अकेले रहोगी? रथु ने कहा, ढूंढ तो रही हूं, पर कोई मिलना तो चाहिए जिसके साथ में मैं भी अपना घर बसा सकूं। खुशी ने कहा, तुम्हारे सीनियर डॉक्टर आशीष के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए दोनों एकदम सही मैच हो। रथु ने कहा, नहीं, वह बहुत अमीर है मेरी, उनके साथ मेरी जोड़ी नहीं जमेगी और उन्होंने मुझे उनके लायक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कहा है, तो मैं कैसे उनके बारे में सोच सकती? हुआमी खुशी ने कहा, अगर तुम्हें गरीब और अमीर का फर्क छोड़ेगी तो बहुत अच्छा है, तुम्हें एक बार सोच कर तो देखो। आर्थू ने कहा, नहीं, मैं उनके बारे में ना ही सोच सकती, अब हमें इस विषय पर हम आगे बात नहीं करेंगे। खुशी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैंने बस बताने का काम किया जो मुझे सही लगा, अब जो करना है तुम करो। आर्थू ने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूं, मुझे अपने सीनियर को नई गर्लफ्रेंड से मिलवाना है। खुशी ने कहा, ठीक है, मिलवाओ अपने सीनियर को उसकी नई गर्लफ्रेंड से, मैं भी चलती हूं, मुझे भी पेशेंट को देखने जाना है। इतना कहकर खुशी वहां से चली गई। आर्थू आशीष के पास गई। उसने आशीष से कहा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूं। आपने मुझे कहा था ना, आपके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। मैंने आपके लिए एक लड़की ढूंढ ली है और मैं उससे आपसे मिलने के लिए क्या लेकर आई हो? क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? आशीष ने कहा, क्या तुम सीरियस हो? तुम सीरियसली किसी लड़की को मुझसे मिलवाने लाई हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? रथु ने कहा, सर, मैंने आपको पहले बता दिया है और मैं बार बार आपको यही नहीं बताना चाहती हूं। आपने कहा था आपके लिए आपकी चॉइस की लड़की ढूंढो, तो मैंने ढूंढ ली है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। आशीष ने कहा, ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही, भेज दो उसे अंदर। रथु बाहर गई और रथु ने बाहर से नेहा को अंदर भेज दिया। नेहा अंदर चली गई। नेहा ने आशीष को देखा। नेहा को पहली नजर में है आशीष पसंद आ गया। नेहा आशीष के पास जाकर खड़ी हो गई। आशीष ने नेहा से कहा, मुझसे थोड़ी दूर रहकर बात करो, इतना चिपकने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना नहीं लिया। नेहा ने कहा, तो क्या हुआ? तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, मुझ में सारी खूबियां हैं, मुझे रिजेक्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। आशीष ने कहा, ये तुम नहीं, मैं डिसाइड कर लूंगा तुम्हें क्या खूबी है और क्या नहीं। तुम जाकर वहां सोते पर बैठो, मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में बात करेंगे। नाहन ने कहा, मैं यही तुम्हारे पास बैठ जाती हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे अच्छा लगेगा यहां बैठना। आशीष ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहां बैठना है तुम बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा एक चेयर लेकर आई। वह चेयर लेकर आशीष के बगल में बैठ गई। बहुत देर हो गई, नेहा बाहर नहीं आई, इसलिए रथु अंदर देखने के लिए गई। जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नेहा आशीष के बिल्कुल पास थी। आशीष ने उसके गले में अपना हाथ डाला था और उसके साथ कुछ बातें कर रहा था। आर्थू ने फुसफुसाते हुए कहा, वैसे तो बहुत शरीफ होने की एक्टिंग करते हैं, कहते हैं कि उनको लड़कियों का करीब आना पसंद ना ही है और जाना भी नहीं, और यहां देखो नई लड़की देखी नहीं हो गए शुरू। आशीष ने रथु को अंदर आते हुए देख लिया था,
इसलिए उसने जल्दी से नेहा के चेयर पर हाथ रखा और थोड़ा उसके करीब हो गया, जिससे रथु को लगे कि वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। आशीष ने रथु से कहा, क्या हुआ, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कुछ काम था? रथु ने कहा, कहां नहीं। आशीष ने कहा, तो फिर जाओ, हमें अकेला छोड़ दो और बार बार आकर डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। रथु वहां से चली गई, पर रथु का दिल कहां मानने वाला था। उसने अंदर जो देखा था उससे तो उसे और भी लगने लगा कि उन दोनों के बीच में क्या और कुछ हो सकता है। वह देखना चाहती थी कि यह दोनों और क्या कर रहे हैं। रथु ने फिर से अंदर झांका तो दोनों उसी पोजीशन में थे। आशीष को पता था फिर उसे ऐसा करने की कोशिश जरूर करेंगी, इसलिए वो वैसे ही था। आशीष ने रथु से कहा, क्या हुआ, तुम फिर से आ गई? रथु ने कहा, आपको यह पूछने आई थी, क्या आपको कुछ चाहिए, चाय, कॉफी, पानी? आशीष ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। क्या तुम इतना कर सकती हो? रथु ने कहा, मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप लगे रहिए। आशीष ने कहा, तो फिर तुम भाग जाओ, अगर कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रथु वहां से बाहर चली गई। कुछ देर बाद लंच ब्रेक हुआ। अब तक नेहा बाहर नहीं आई थी। रथु ने कहा, ये कैसे है, दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, कितनी देर से इतना भी चिपकना चाहिए? क्या मैं अंदर जाकर उन्हें बताऊं लंच ब्रेक हो गया है? मैं क्या करूं, मैं बताती हूं, मुझे भी देखने मिलेगा कि वह दोनों क्या कर रहे हैं। रथु ने फिर से केबिन का दरवाजा खोला। इस बार नेहा और आशीष सोफे पर बैठे हुए थे। आशीष रथु को देखकर कहा, अब क्या हुआ? रथु ने कहा, सर लंच ब्रेक हो गया है, मैं आपको यह बताने आई थी कि मैं लंच करने के लिए जा रही हूं, आपका जब मन करे तब आप जाइए। आशीष ने कहा, अच्छा हुआ तुम यहां आ गई, तुम एक काम कर देना, कैंटीन में कहकर हम दोनों के लिए लंच यही भेज देना, हमें है बैठकर साथ में लंच करेंगे। रथु ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए लंच भेज देती हूं। रथु वहां से कैंटीन चली। चेहरा पूरा उतरा हुआ था। कैंटीन में कावेरी और खुशी रथु का इंतजार कर रहे थे। कावेरी ने देखा रथु कैंटीन में आ रही है, पर उसका चेहरा उतरा हुआ है। कावेरी ने रथु से कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या फिर से आशीष के साथ झगड़ा हो गया? अगर हुआ है तो बता दो, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, हर बार तुम्हें परेशान करता रहता है। रथु ने कहा, नहीं, मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस थोड़ा काम की वजह से मेरा मुंह उतरा हुआ है। आप दोनों बैठे हो, तब तक मैं सर के लिए खाना भिजवाती हूं और अपने लिए भी लेकर आती हूं। खुशी ने कहा, जल्दी करना, तुम पहले से ही लेट आई हो। रथु जल्दी से वहां से गई। उसने कैंटीन वालों से कहा कि 2 प्लेट लंच आशीष सर के केबिन में भेज दीजिए, और वह अपने लिए लेंस के प्लेट उठाकर टेबल पर आकर बैठ गई। रथु का मन बिल्कुल भी खाना खाने में नहीं था। उसके गले से खाना निगल ही नहीं रहा था। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। वह अपनी प्लेट लेकर उठी और उसने रथु और कावेरी से कहा, मेरा हो गया, मैं चलती हूं। रथु ने जाकर अपनी प्लेट रखी और वहां से बाथरूम में चले गई। पता नहीं, पर उसे बहुत रोने का मन कर रहा था। उसे भी नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। रथु बाथरूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद भी तूने खुद को शांत किया और अपना मुंह धो लिया, और वो फिर से आशीष के केबिन में चली गई। उन दोनों को 2 बजे पेशेंट के विजिट के लिए जाना था, इसलिए उसे आशीष को एक बात याद दिलानी होगी, नहीं तो हमें हाँ के चक्कर में इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल जाएगा। यही बताने के लिए रथु आशीष के केबिन में गई तो उसने जाकर देखा आशीष और नेहा एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। आशीष का खाना पहले खाकर हो गया था, पर उसने जैसे ही रथु को आते हुए देखा, उसने अपने हाथ में एक चम्मच लिया और उसे नेहा के प्लेट में डालते हुए दिखाने लगा कि वह द्वार है कि प्लेट में खाना खा रहे हैं। रितु ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर 2 बज गए हैं, हमें पेशेंट के विजिट के लिए जाना है, अगर आपका हो गया हो तो मैं निकलने की तैयारी करूं। आशीष ने रथु की तरफ देखा। रथु की आंखें नाम की राशि समझ गया। रथु बहुत रोई है। आशीष ने कहा, ठीक है, तुम निकलने की तैयारी करो, मेरा हो गया है। रथु ने अपना कोट उठाया और उसे पहन लिया। उसने आशीष का भी कोट उठाया और अपने हाथ में ले लिया। आशीष भी सोफे से उठ गया। नेहा ने कहा, मैं भी चलती हूं, मुझे भी कुछ काम है। नेहा को बहुत बोर हो रही थी। नेहा को वहां से जाना ही सही लगा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।